गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने 2 सितंबर को जो जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना, कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर आ रहा है। ऐसे ही अब हम 3 सितंबर के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये नीट में भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे बेटर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जो आया था वो क्वालिटी फैक्टर से करना था, वो ऑलरेडी नीट में आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें डाटा जो होता है वो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं तुम्हें टॉपिक बताऊंगा, है ना, किस टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, और मैं तुम्हें उसको सॉल्व भी करके बताऊंगा। बट एक बार तुम उसको पॉज करके खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेई मेंस का ना। जेई मेंस का जो 3 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का ना, मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 3 सितंबर। चलो, तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो अपने पास, वो क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम मुझे बताना हो कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि अपने पास एक एलिप्स है ना, एक एलिप्टिकल शेप का रिंग है। अपने पास क्या है, एक एलिप्टिकल शेप का एक रिंग है। ठीक है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एलिप्टिकल शेप का दीर्घवृत्ताकार शेप का एक रिंग है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो उसकी जो मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है, याद है ना तुम्हें, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होती है। तो सेमी मेजर एक्सिस उसने दे रखी है ए, और सेमी माइनर एक्सिस उसने दे रखी है बी ना। ध्यान से समझना, टफ नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बी में एक दीर्घवृत्ताकार रिंग है, एलिप्टिकल रिंग है, वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, जिसके डायमेंशन ए और बी दे रखे हैं। तो हमसे पूछा हुआ है फाइंड द एवरेज पावर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। फाइंड द एवरेज पावर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर के बाद जो उसमें औसत शक्ति या एवरेज पावर इंड्यूस हुई है वो हमें बतानी है ना। तो अब ज़रा सोच के बताओ, पहले पॉज लो और सोच के बताओ ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। सोचो, सोच लिया? तो बेटा ये क्वेश्चन है एसी का। ईएमआई वाले चैप्टर में जो तुमने एसी पढ़ा था, है ना, जनरेटर, ये उसका क्वेश्चन है ना। एवरेज पावर कभी भी आ जाए, है ना, एवरेज पावर, तो अब ज़रा मुझे सोच के बताओ एवरेज पावर कैसे लिखते हैं। एक तो बेटा होती है इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, वो तो अपने पास होती है वी इंटू आई, है ना। अब अगर तुम यहाँ पे v की वैल्यू वी नोट कोज ओमेगा टी और i की वैल्यू आई नोट कोज ओमेगा टी पुट करोगे, है ना, तो वहाँ पे कोज स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन बनता है। कौन सा फंक्शन बनता है? कोज स्क्वायर ओमेगा टी का। याद करो, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती थी ई, वो एन बी ए ओमेगा कोज ओमेगा टी होती थी, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि अगर तुम्हें एवरेज पावर पता करनी है तो वो तुम्हारे पास बनेगा, आई को भी तुम वी बाय आर लिख दोगे तो ये बनता है वी स्क्वायर बाय आर, और साथ में बेटा यहाँ बनता है कोज स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। कहाँ से है कोज स्क्वायर ओमेगा टी? वी की वैल्यू भी क्या लिखोगे, वी नॉट कोज ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या लिखोगे, वी नॉट वी बाय आर, और वी को फिर से वी नॉट कोज ओमेगा टी। तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाय आर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2 ना, बच्चों को पता भी होगा। तो अब ज़रा बताओ तुम्हें, अब बस तुम्हें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना था, ये तुम्हें पता होना चाहिए था अब तक कि सर जब भी एवरेज आ जाए तो लिखना होता है वी नॉट स्क्वायर बाय 2r, ये, है ना। आर बेटा इसमें होता है रेजिस्टेंस, इसने इस कॉइल का, पूरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आर दे रखा है, पूरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? आर, है ना। अच्छा, ये वी नोट क्या होता है अब बताओ? वी नोट या ई नोट मैं तुमसे पूछूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो याद है जो वी नोट या ई नोट अपने पास होता था वो होता था एन बी ए ओमेगा। क्या होता था? एन बी ए ओमेगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हें सब दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो बेटा एवरेज पावर का जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर आएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। यहाँ तक क्लियर है? अब बस बेटा मुझे ये बता दो कि इसमें तुम एरिया क्या पुट करोगे। यही चक्कर है, यहाँ पे नीट वाले फंस जाते हैं। एरिया, ये कोई सर्कल तो है नहीं, सर्कल का एरिया तो क्या होता था?
पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया लिखना है मुझे? एलिप्स का एरिया। एलिप्स का एरिया जिसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, तो एलिप्स का बेटा एरिया होता है पाई ए बी। याद आ गया? ए और बी की टर्म में आंसर दे रखा है उसने, तो अब ज़रा बता दो फाइनल आंसर क्या लिखूं? फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ एन स्क्वायर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2r। ये है बेटा फाइनल आंसर। डरना नहीं है, ऑप्शन में था ये। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। हाँ तो बेटा अब सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो ज़रा। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मुझे बताना कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है और क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अपने पास दो आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, है ना, दो अलग अलग आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, और ये रहे दोनों स्फीयर्स, है ना। दोनों को उसने एक को नाम दे दिया उसने x, दूसरे को उसने नाम दे दिया y, और दोनों का रेडियस भी गिवन है। फर्स्ट वाले का जो रेडियस है दैट इज़ 2r/3 और सेकंड वाले का जो रेडियस है दैट इज़ r/3, और उन पे चार्ज भी गिवन है ना। फर्स्ट वाले पे जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 12 माइक्रोकूलम, और सेकेंड वाले पे चार्ज बेटा दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, रेडियस भी दे दिया, चार्जेस भी दे दिए, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। बीच में उनके एक कंडक्टिंग वायर लगी हुई है और यहाँ पे एक स्विच एस भी लगा हुआ है। ठीक है, स्विच एस लगा है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन एक्स एंड वाई व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड ना। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन एक्स एंड वाई व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। चार्ज ऑन एक्स एंड वाई व्हेन स्विच एस इज़ क्लोज। तो अब ज़रा सोच लो, पॉज ले लो 1 सेकेंड का, और मुझे बता दो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। आ गया याद? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला ही टॉपिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक कंडक्शन, जिसका अपने पास फॉर्मूला होता है Q1 डैश और Q2 डैश। याद करो, ज़िंदगी में पहला टॉपिक तुमने यही पढ़ा था, है ना। कंडक्शन में जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो बता दो Q1 डैश का जो फॉर्मूला अपने पास था वो क्या था बेटा? Q1 डैश का फॉर्मूला होता था R1/R1 + R2 इंटू Q टोटल। तो पहले तो मुझे बता दो इसमें Q टोटल कितना है बेटा, है ना। Q टोटल आंसर लिख रहा हूँ, Q टोटल फटाफट कर लो और आंसर मैच कर लेना। Q टोटल बता दो 12 - 3, है ना। क्या लिखूँ? 12 - 3 यानी Q टोटल बेटा कितने हैं? 9 माइक्रोकूलम। तो बता दो Q1 डैश लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? R1, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला आता ना R1, जिसका चार्ज निकालना है उसी का ही रेडियस ऊपर लिखना है। तो मैं पहले वाले का सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2r/3 डिवाइडेड बाई 2r/3 प्लस r/3, R1/R1 + R2 इंटू Q टोटल। Q टोटल बेटा कितने हैं? 9। तो इसका मतलब बेटा Q1 डैश का जो आंसर आएगा बता दो कितना आएगा। ये नीचे R बन जाएगा, ये बनेगा 6 माइक्रोकूलम। कर लोगे? Q1 डैश कितना आएगा? 6 माइक्रोकूलम। और ऐसे Q2 डैश पता करना है। अब टोटल था 9, एक पे 6 है तो बेटा दूसरे पे कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? Q2 डैश का R2/R1 + R2 इंटू Q टोटल। तो बेटा ये चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था। अब पेपर में ये आ सकता है, इसने तो फाइनल चार्जेस पूछे थे, मैं तुमसे या पेपर में तुमसे वो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि स्विच एस को बंद करने के बाद इस स्विच में से कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच। इस स्विच एस से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो सोच के बताओ ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे। ऐसा क्वेश्चन भाई ये देखते हैं कि पहले स्फीयर पे कितना चार्ज था, बाद में कितना है, दोनों को माइनस कर दो, है ना। जैसे इस एक्स वाले स्फीयर पे पहले कितना था इनिशियली था 12। अच्छा, बाद में इस पे कितना रह गया बेटा? बाद में रहेगा 6 माइक्रोकूलम। तो 12 में से 6 बचा, इसका मतलब कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा, एस स्विच से कितना फ्लो करके गया होगा? तो 12 - 6 यानी तब आंसर आ जाता बेटा 6 माइक्रोकूलम। क्लियर है? चलो अब हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना डायोड के ऊपर आया था ना, तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डायोड के ऊपर क्वेश्चन क्या था मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने बोला कि अपने पास एक डायोड है, आइडियल डायोड नहीं है, एक डायोड है जिसका फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0.5 वोल्ट। ये अपने पास एक डायोड है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0.5 वोल्ट फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब तुम समझते हो, जब पी को किसके साथ जोड़ते हैं? पॉजिटिव के साथ।
ना। और इसमें जो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम करंट जो इसमें फ़्लो कर सकता है वो उसने दे दिया, वो है 10 मिली एम्पियर। कितना फ़्लो कर सकता है? 10 मिली एम्पियर। तो उसने पूछा कि हाउ मच द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट द होल सर्किट इज़ कनेक्टेड विद 1.5 वोल्ट। तो उसने बोला कि इस डायोड को सीरीज़ में कितने रजिस्टर आर के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि अगर पूरे सर्किट को अगर मैं 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दूंगा तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। यानी क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है, नहीं दे रखा तो हमें खुद बनाना था, है ना। एक डायोड को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, साथ में एक सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का, और इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो भी दे दिया, और डायोड का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, वो भी कितना है? 0.5 वोल्ट। तो उसने आर की वैल्यू पूछी हुई है ना। तो ज़रा बता दो इसको कैसे करेंगे। 1 सेकंड का पॉज लो और अटेम्प्ट करो। तो बेटा डायोड के क्रॉस, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0.5 वोल्ट। तो 1.5 में से 0.5 तो उसके पास ही चला गया ना। तो इसका मतलब रजिस्टर के पास बेटा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? तो 1.5 में से 0.5 इसके पास चला गया, तो रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप है 1 वोल्ट ना। अच्छा, अब दोनों सीरीज़ में, तो जितना करंट डायोड में जाएगा उतना आर में भी जाएगा। तो इस आर में कितना करंट जा रहा है? इस आर में करंट जा रहा है 10 मिली एम्पियर। अब तुम्हें वोल्टेज पता है, तुम्हें करंट पता है, क्या रेजिस्टेंस पता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या V बराबर आई आर लगा देंगे? लगा देंगे सर। तो क्या लिख दूँ? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर बेटा पता करना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 1 वोल्ट। करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर ना। तो अब ज़रा बता दो कि 10 मिली एम्पियर यानी 10 पावर माइनस 2 लिख देता हूँ ना। तो आंसर बेटा अपने पास आ जाएगा 100 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो बेटा अपना जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है ना। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास एक मेटेलिक सरफेस है और इस सरफेस पे हम सबसे पहले लाइट इंसिडेंट करते हैं 500 नैनोमीटर की ना। तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं ना। अच्छा, अगर मैं 500 नैनोमीटर से वेवलेंथ चेंज करके 200 नैनोमीटर कर दूं, है ना, व्हेन वेवलेंथ इज चेंजेस फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 3 टाइम्स। यानी इस केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3 टाइम्स आ जाता है एज़ कम्पेयर टू 500 नैनोमीटर। देन फाइंड, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि पहले पॉज लो और सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, करके बताओ ज़रा मुझे। देखो बेटा ना, अच्छा तो मुझे बताओ अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये होती है इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स का इक्वेशन लिखूँ ना और उसमें वैल्यूज़ पुट करूँ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स फर्स्ट केस में ये अपने पास आएगी एच सी बाय लैम्डा। पहले केस में लैम्डा बेटा कितना है? 500 माइनस क्या कर दूँ? 5। अच्छा, दूसरे केस में वो क्या 3 काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उस केस में जो जब लैम्डा चेंज कर दूंगा, लैम्डा कम कर दिया तो हायर एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा ना। तो एच सी बाय यहाँ पे 500 की जगह क्या लिख दूँ? 200, है ना। 200 है माइनस 5। तो बस अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके बेटा अपने को 5 फाइंड आउट करना है। डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1/3 इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाई 500 माइनस 5 अपॉन एच सी डिवाइडेड बाई 200 माइनस 5। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ से अगर तुम 5 सॉल्व करोगे ना, तो अपने पास 5 की जो वैल्यू बन रही है ना, वो अपने पास बन रही है एच सी डिवाइडेड बाई 2000, और ये नैनोमीटर में है ना। तो एच सी की वैल्यू बताओ बेटा, एच सी की वैल्यू क्या रखोगे? अब जब उसने ऑप्शन दिए थे तो उसने बेटा डिफरेंसेस जो दिए थे ना ऑप्शन में, वो बहुत ही कम कम दिए थे। यानी तुम्हें यहाँ पे एच सी की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। एग्जैक्ट वैल्यू एक तो अपने पास होते ही 1240, एक एग्जैक्ट वैल्यू बेटा होती है 1237.5। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत ही पास पास दे रखे हैं। तो 1237.5 ये रख रहा हूँ बेटा। और अगर तुम इसको 2000 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आंसर आ रहा है 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
है ना, क्योंकि एक्चुअली में आंसर 0.65 भी दे रखा था, तो 1240 करने पे अपने को तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना आंसर है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बेटा हर साल आता है, इस इक्वेशन के ऊपर आएगा ही आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ तो बेटा 6 क्वेश्चन जो है वो अपना वर्क पावर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो मुझे बताना ज़रा करके। उसने बोला कि अपने पास एक बॉलिंग मशीन है एंड इट प्रोजेक्ट द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। बॉलिंग मशीन प्रोजेक्ट द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास एक बॉलिंग मशीन है, ठीक है, यहाँ से बॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उस बॉल का जो मास है वो बेटा अपने पास है, वो मास है 0.15 kg। कितना मास गिवन है, 0.15 kg ना। और उसने ये भी दिया है द बॉलिंग मशीन है ना, वाइल प्रोजेक्टिंग मूव्स द बॉल 0.2 मीटर एंड देन रिलीज इट ना। कि बॉलिंग मशीन उस पर 0.2 मीटर तक फोर्स लगाती है और उसके बाद उसको रिलीज़ कर देती है। एंड आफ्टर रिलीजिंग द बॉल रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर है ना। मान लेते हैं ये 0.2 मीटर तक इस पर फोर्स लगाती है, ठीक है, एफ फोर्स लगाती है, और उसके बाद बॉल को रिलीज़ कर देती है। बॉल रिलीज़ होने के बाद कितनी ऊपर जाती है बेटा, वो जाती है 20 मीटर और ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉलिंग मशीन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉलिंग मशीन ना। तो ध्यान समझो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, जब हम एक हाथ में बॉल रख के बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो हाथ भी हम ऊपर लेके जाते हैं, है ना। अब इसमें बॉलिंग मशीन का नाम दे दिया, तो मुझे बताओ उस बॉल का अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, है ना। तो उस पर बेटा जब तो वो बॉलिंग मशीन के अंदर है, 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तब उस पर 2 फोर्सेज लग रही है, एक तो एफ फोर्स ऊपर और एम जी नीचे, है ना। ये तो इनसाइड द बॉलिंग मशीन। और अगर जब वो हवा में होगा तो हवा में तो केवल और केवल कौन लगेगी, एम जी लगेगी, है ना। वो कितनी लगेगी, एम जी लगेगी। एम जी तो हर टाइम पे लग ही रही है ना। 0.2 मीटर वाले केस में भी लग रही है और 20 मीटर तक ऊपर जाता है तब भी एम जी लग ही रही है। तो बेटा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम कि टोटल वर्क डन बराबर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट किया था और हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा, ज़ीरो। तो टोटल वर्क डन बराबर बेटा मैं क्या लिख दूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कौन कौन कर रहा है, एक तो बेटा ये एफ फोर्स कर रही है जो हमें पता करनी है, बॉलिंग मशीन ने जो फोर्स लगाई है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। एफ फोर्स कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर रही है, वो तो बेटा 0.2 मीटर तक कर रही है। लेकिन एम जी तो हर टाइम पे लग रही है, वो 20 मीटर प्लस 0.2 मीटर दोनों के केस में ही कर रही है। यानी बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ का वर्क डन पॉजिटिव लिखूँ नेगेटिव लिखूँ, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। एम जी का वर्क डन नेगेटिव माइनस एम जी इंटू, अच्छा इसकी टोटल डिस्टेंस क्या 20.2 लिख दूँ, क्योंकि 20 प्लस 0.2 इक्वल्स टू बेटा क्या लिख दूँ, ज़ीरो। फाइनल भी ज़ीरो और इनिशियल भी ज़ीरो। तो अब तुम्हें एफ़ कैलकुलेट करना है, तो एफ़ की वैल्यू बेटा अपने पास आ जाएगी 20.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू एम जी। मास भी गिवन है बेटा, तो अगर तुम सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हो तो ये अपने पास आता है 151.5 न्यूटन। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है। हाँ तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर के ऊपर। क्वेश्चन देखो बेटा, फिर उसके बाद सॉल्व करो इसको, कोशिश करना। उसने बोला कि अपने पास एक कॉइल है जिसको हमने रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में बेंट कर रखा है ना। एक कॉइल को हमने किसकी फॉर्म में बेंट कर रखा है, रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में, है ना। और उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसने वो दे रखे हैं 50, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है। और इसके हर एक साइड की जो लेंथ है ये उसने दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। उसके हर साइड की लेंथ उसने कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा हुआ है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग रेगुलर हेक्सागन कोयल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें इस ओ पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। तो इसमें क्या है बेटा, हम पहले इसकी एक सिंगल वायर की वजह से, है ना, सिंगल साइड की वजह से, इस आई साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो फिर सबकी वजह से करनी है तो इंटू 6 कर देंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इंटू एन भी कर देंगे, है ना। अब ये वाली जो वायर है बेटा, ये अपने पास फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर।
तो फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, पहले तो वो अपने को पता होना चाहिए ना। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन, है ना, 4πd। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या आर लिख लो, और साथ में बेटा यहाँ पे लिखा जाता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये लिखा जाता है ना। अब थीटा 1 थीटा 2 क्या होते हैं, ये बेटा एंगल मेड बाय द एंड्स ऑफ द वायर ना। यानी अगर तुम ध्यान दो तो ये अपने पास ट्रायंगल देखो ज़रा ना, ये तो है वो डिस्टेंस डी, ठीक है, और ये वाले वो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 ना। मतलब अगर हम यहाँ पे साफ साफ डायग्राम बनाते हैं चलो, तो ये ऐसा डायग्राम है बेटा, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन है तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। और वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेटा ये होगी, ये अपने पास क्या है, डी है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, टोटल एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये हाफ एंगल बेटा अपने पास कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी अपने पास कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैं इस फर्स्ट वाली वायर की वजह से लिखूंगा, इंटू 6 कर दूंगा और नंबर ऑफ टर्न्स है ना। अब पहले तो ये बेटा ये डी कैलकुलेट करना, तो डी तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो cos 30 का, ठीक है। cos 30 का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, cos 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी d डिवाइडेड बाय 10, यानी d इक्वल्स टू ना अपने पास आ जाएगा 10 cos 30, है ना, 10 cos 30 यानी √3/2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, है ना। वैल्यू पुट करूँगा तो बताओ क्या लिखूँ, b इक्वल्स टू ना म्यू नॉट आई की वैल्यू नहीं दे रखी, आंसर आई की टर्म में दे रखा था, अपॉन 4πd, डी की जगह मैं लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 हो जाएगा, इंटू √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब साइन थीटा में थीटा 1 भी 30 डिग्री है, प्लस थीटा 2 भी बेटा 30 डिग्री है, तो 1/2 1/2 ना। अब इंटू इसको कर देते हैं 6 क्योंकि 6 नंबर ऑफ साइड थी, और इंटू इसको कर देते हैं 50 क्योंकि 50 टर्न्स थी। तो बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो आंसर जो है वो अपने पास म्यू और आई की टर्म में आ जाएगा। क्लियर है, मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। हो जाएगा ऐसा, चले आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई अपना जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास आया हुआ है रोटेशन के ऊपर, है ना। अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। हालांकि रोटेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें दोनों ही आ गए हैं ना। तो ज़रा देखो ध्यान से, उसने क्या बोला कि अपने पास एक हिंज्ड रोड है, क्या है, एक हिंज्ड रोड, यहाँ से हिंज कर रखा है उसको, और इस रोड का जो मास है वो है बेटा 2m मास की हिंज रोड है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास है बेटा m, और यहाँ पे ये 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना, जाके उसके साथ स्ट्राइक करती है और स्टिक हो जाती है। द बॉल गेट स्ट्राइक एंड गेट स्टिक ना। इस रोड की जो लेंथ है वो l दे रखी है। तो उसने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द रोड विद वर्टिकल। भाई जब ये इसके साथ जाके स्टिक हो जाएगी ना, तो ये जो रोड है ये घूम जाएगी ना, ये ऐसे करके घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी, तो कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। तो उसने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द रोड विद वर्टिकल ना। यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ बॉल स्टिक देन फाइंड, उसके साथ जाके वो गेंद चिपक जाती है, फाइंड मैक्सिमम एंगल मेड बाय रोड विद वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ जो उसने मैक्सिमम एंगल बनाया है वो पता करना है। तो सबसे पहले बेटा अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये कितने ओमेगा से घूमेगी। तो ओमेगा कभी भी पता करना होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगाते हैं। स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम किसका था, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का था, बाद में रोड प्लस पार्टिकल दोनों का होगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो पार्टिकल के लिए बेटा लिखा जाता है एम वी आर, यानी एम वी इंटू एल लिख देते हैं, इक्वल्स टू फाइनली। अच्छा, फाइनली रोड का और पार्टिकल का, है ना। तो पार्टिकल जो है वो बेटा यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, देखो
तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये एल डिस्टेंस पे है, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा। और रोड जो है बेटा वो एक एंड पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो उसका आई क्या कितना लिखेंगे, वो तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। आई इंटू ओमेगा लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा एम एल स्क्वायर प्लस उसका मास बेटा 2m है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो 2m एल स्क्वायर बाई 3 ये हो गया आई, इंटू क्या करना है ओमेगा डैश, इस ओमेगा से वो घूम रही है, तो पहले अपने को यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब ओमेगा आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, मान लो x आ गया ओमेगा, ठीक है, ओमेगा अपने पास आ गया कुछ x या 2 रेडियन पर सेकंड कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इसके बाद उसने बोला कि अब हमें करना है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सारी की सारी रोटेशनल एनर्जी है ना किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। उसके रोड के पास अभी तो कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, वो किस में जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से देखो, और ये जो रोड है ये ऐसे आ गई, देखो कितने एंगल पे आ गई बेटा, थीटा एंगल पे आ गई, ठीक है। अब एक तो ये रोड है बेटा 2m, और एक अपने पास ये पार्टिकल यहाँ पे, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना, तो दोनों की लिख सकते हैं। ये वाली लेंथ तो अपने को पता होती है, ये वाली लेंथ तो कितनी होती है, l होती है, ये एंगल थीटा है, तो तुम जानते हो ना कि ये वाली जो डिस्टेंस आती है ये आती है L1 माइनस कॉस थीटा ना, ये L होता है, ये सामने वाली n साइन थीटा, और ये कितनी होती है L1 माइनस कॉस थीटा, यानी पार्टिकल m मास का पार्टिकल कितनी ऊपर आया L1 माइनस कॉस थीटा। और रोड जो होती है वो उसका सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, तो रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बेटा कहीं यहाँ होगा L/2 पे ना, मतलब अगर ये पार्टिकल L1 माइनस कॉस थीटा की हाइट पे आया है तो वो बाय 2 कर दो बस। यानी अब अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली उसके पास रोटेशनल एनर्जी क्या थी, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, वो जो हमने ओमेगा कैलकुलेट की है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ लिख देता हूँ 2mg/L/2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, बस ये लिखना है। तो इसको आई की वैल्यू पुट करो, ओमेगा पुट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन में क्या था, एंगल पूछा था, तो कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। थैंक यू। हाँ तो बेटा जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर है ना। ऐसा क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है और हमने एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जेई मेंस में इस बार आया था, चेक कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आएगा। अच्छा, उसने बोला द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय ना, और उसने क्वेश्चन दे दी B इक्वल्स टू है ना, B वेक्टर इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻8 ब्रैकेट साइन ब्रैकेट KY प्लस ओमेगा टी और यहाँ लिख दिया आई कैप। यानी उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या उसकी वेव की इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। और उसने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मतलब तुम्हें इसकी वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। अब वैल्यू तो हर बच्चा बता देता है बट डायरेक्शन में पंगा पड़ जाता है। चलो पहले वैल्यू की बात करते हैं, ई नोट की बात करते हैं। ई नोट अपने पास होता है C × B नोट। तो B नोट बेटा अपने को दे रखा है, C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10⁻⁻8 और +8 कट जाएगा, 9 बचेगा। ई नोट का आंसर अपने पास कितना बचेगा, ई नोट का आंसर बचेगा 9 है ना। अब बात आती है डायरेक्शन की। ये वाला फंक्शन तो सेम ही रहता है बट यहाँ पे अगर ध्यान दो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है आई कैप ना। और डायरेक्शन ऑफ वेव, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ वेव क्या आएगी? 1 सेकंड का पॉज लेके बताओ। यहाँ लिखा हुआ है KY और यहाँ प्लस है, KY के भी आगे प्लस है। अगर कभी भी ये प्लस प्लस में चीज़ें लिखी होती हैं तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है वेव। अगर यहाँ पे +KY लिखा है तो इसका मतलब वेव -y डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ वेव। सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो +y नहीं है, वो किस में है, वो -y में है, यानी वो किस में है, -j कैप में है। अच्छा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अपने पास क्या, ये है +i कैप में। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आई में है एक J में है, तो पक्का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगी, K में। पर वो +K में आएगी या -K में आएगी, ये पंगा है। तो वो पंगा चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम
डायरेक्शन ऑफ वेव का फॉर्मूला लगा देते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? ई क्रॉस पी, ई क्रॉस पी। अच्छा, ई वेक्टर अपने को पता नहीं है, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर अपने को पता है आई कैप है, तो ई क्रॉस आई कैप करने पे अपने पास आंसर आना चाहिए माइनस जे कैप। ई क्रॉस आई करने पे क्या आना चाहिए? माइनस जे कैप। तो अब ज़रा सोच के बता दो, ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है ना। तो भाई ई क्रॉस आई करने पे माइनस जे कैप आई, अगर तुम के क्रॉस आई करोगे तो वो प्लस जे कैप बताता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस के क्रॉस आई करना पड़ेगा। माइनस के क्रॉस आई करोगे तभी तो आंसर क्या आएगा? माइनस जे कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? माइनस के कैप में। यानी अब अगर मैं पूरा आंसर लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ऑप्शन में दे रखा था, वो अपने पास ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल्स टू 9, उसका एम्पलीट्यूड, साथ में साइन अपने पास के वाई, पूरा फंक्शन बाकी तो सब वही रहेगा, ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस के कैप। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है, होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ तो बेटा अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हुए हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, पॉज करके एक बार करना। तो क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? अ रेडियो एक्टिव सैंपल रिमेन्स अनडिकेड 9/16 आफ्टर टाइम टी। उससे मिला कि अपने पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है ना, और वो सैंपल जो है ये टी टाइम के बाद ये कितना अनडिकेट बचता है? 9/16। यहाँ पे मेंशन बहुत अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि अनडिकेट वाला पार्ट दे रखा है। तो उसने पूछा हाउ मच सैंपल रिमेन्स अनडिकेट आफ्टर टाइम t/2, यानी t/2 टाइम के बाद जो है कितना सैंपल जो है वो अनडिकेट बचा हुआ है। अनडिकेट का मतलब बेटा समझ रहे हो? मतलब जो पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, हम उसको हिंदी में बोलते हैं अविघटित पार्ट, है ना, अविघटित भाग, मतलब जो बात विघटित नहीं हुआ। तो अब मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बताओ क्या बेटा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, सही है। अब मुझे ये बता दो ये n कौन सा पार्ट होता है ना, n अपने पास कौन सा पार्ट है? ये अनडिकेड वाला या डिकेड वाला? तो बेटा ये अनडिकेड पार्ट होता है, और वो अपने को दे रखा है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9/16 n नॉट, और n नॉट से n नॉट कट जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यही तो बचेगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं माइनस लैम्डा टी की वैल्यू सॉल्व करूँ तो बेटा माइनस लैम्डा टी की वैल्यू अपने पास आ रही है log 9/16, log 9/16 है ना। ई उधर जाता है तो किस में बदल जाता है? log में। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब उसने बोला t/2 टाइम के बाद कितना पार्ट जो है अनडिकेट रहेगा, यानी इसी फॉर्मूले में मुझे t की वैल्यू t/2 पुट कर देनी है, यानी n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा t/2। अब माइनस लैम्डा टी की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने को पता है, वो तो बेटा कितनी है, वो तो अपने पास ये दे ही रखी है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर, है ना। अब यहाँ पे लिख देता हूँ log 9/16, ठीक है, और वो बाय 2 भी था तो बाय 2 यहाँ आ गया। अब बेटा log के आगे कोई भी टर्म जो लिखी होती है वो आगे पीछे शिफ्ट हो जाती है पावर पे, यानी 1/2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा e की पावर ln, और e और ln एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब e और ln तो क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। यानी मेरे पास यहाँ एक्सप्रेशन बचेगा n इक्वल्स टू n नॉट, और यहाँ बचेगा 9/16, है ना, की पावर क्या बचेगी? 1/2। तो अब तुम्हारे पास n पता करना है बेटा, कुछ पता लग रहा है, क्या आंसर बोलोगे? क्या आंसर 3/4 n नॉट बोल दोगे? यानी कितना पार्ट अनडिकेटर वो रखा है? 3/4। आंसर कितना आएगा? 3/4। और मान लो अगर डिकेड पूछा होता तो 1/4 आ जाता, हो जाएगा ऐसा। चलो आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन है वो अपने को रोटेशन के ऊपर आया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लो कैसे करना होता है। उसमें बोला फॉर द गिवन सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, find the ratio of L by R, so that the moment of inertia about OO dash is maximum, so that the moment of inertia about axis O dash is maximum,
तो इसने बोला कि अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम का। अच्छा, उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है बेटा, वो है कैपिटल आर मान लेते हैं, और उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो उसने बोला कि इस एल और आर का रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर जो है वो पतला भी बना सकते हैं, मोटा भी बना सकते हैं, है ना। ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो लेंथ कम रह जाएगी, ज़्यादा पतला बनाएंगे खींच के तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगा। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एल बाय आर सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश इज मैक्सिमम। अब ये ओ डैश कौन सी एक्सिस है, जो इस सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर से, है ना, उसके सेंटर से और डायमीटर से क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले तुम्हें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो ज़रा मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसका, है ना, आई बता दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या, वो मैं लिख दूँ एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। क्या पहले बताओ ये चीज़ तुम्हें पता है, क्योंकि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, एक तरह से ये एक रॉड है, तो रॉड के तो सेंटर से निकल रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाय 12। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे डिस्क की टर्म में इसको कट करूँ तो ये बेटा अपने पास बनेगी एक सॉलिड डिस्क, और सॉलिड डिस्क का डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये इतना आता है ना, ये पहले तुम्हें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम की टर्म में ना, मतलब अपने को वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, तो अपने को आर ए एल में से कोई एक पार्ट जो है वो वी की टर्म में लिखना होगा। अब जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे एल है, तो इसका मतलब अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी अपॉन पाई एल। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन पाई एल। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वी की टर्म में क्या लिख दूँ, वो हम लिख देते हैं m इंटू वी डिवाइडेड बाय, है ना, 4 पाई एल प्लस क्या लिख दें, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये आ गया एल की टर्म में। तो अब ज़रा इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पता करना होता है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो एल के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या कर दो, 0, है ना, क्योंकि या तो आर की टर्म में बनाते हैं एल की टर्म में बनाते हैं, हमने एल की टर्म में बना लिया, तो डी आई बाई डी एल इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बताओ ज़रा बेटा मुझे, ये एल ऊपर जाएगा तो -1 आगे आ जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस एम वी अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे क्या लिखूँ, क्या 2ml डिवाइडेड बाई 12 लिख दूँ, इक्वल टू अपने को क्या लिखना है, इसको पूरे को, पूरी टर्म को क्या लिखना है बेटा, 0, है ना। अब पूरे को 0 लिख देंगे, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे v की वैल्यू को अगर तुम सॉल्व करो 0 लिख के, तो v की वैल्यू को अगर तुम सॉल्व करो इसको, तो ये बेटा ये जो v है ये अपने पास कितना आएगा, बता दो ज़रा मुझे। इस v का अपने पास आंसर आएगा 2l³ पाई डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है। अब v की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे l इक्वल्स टू 2l³ पाई डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा पाई से पाई जाएगा, हमें l से l जाएगा, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है l बाई आर ना। तो l बाई आर का अगर तुम रेशो देखोगे, ये बनेगा l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, यानी l बाई आर बेटा अपने पास बनेगा अंडर रूट में 3/2, ये आएगा इसका आंसर, l बाई आर इक्वल्स टू रूट 3/2। याद भी रख लेना बेटा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू। हाँ तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास फ्लूइड के ऊपर आया था, ठीक है, मैं फिर से तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार ट्राई करना उसको, ईजी है बहुत। क्वेश्चन ये था, द प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल, द प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल इज़ 1.01 atm एंड 1.02 atm, है ना। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, है ना। यानी उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास 2 सोप बबल है बेटा, है ना, 2 सोप बबल है, ये फर्स्ट सोप बबल और ये सेकंड सोप बबल, ठीक है। इनका जो इनसाइड प्रेशर है, पहले वाले सोप बबल का इनसाइड प्रेशर उसने क्या दिया है, वो दिया 1.01 atm। दूसरे वाले बबल का जो उसने इनसाइड प्रेशर दिया वो दिया 1.02 atm। ये फर्स्ट सोप बबल, ये सेकंड सोप बबल, ठीक है। देन फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, यानी V1/V2 का रेशो बताना है। पॉज लो और जल्दी से करके बताओ।
हाँ तो बेटा मैं इसमें तुम्हें बता रहा हूँ कि इनसाइड प्रेशर दिया है, ध्यान दो इसमें, है ना, एक्सेस प्रेशर नहीं दिया। ये कौन सा प्रेशर दिया है? इनसाइड प्रेशर। सोप बबल में अपने पास दो टाइप के प्रेशर होते हैं। एक सोप बबल जो होता है, देखो ज़रा ध्यान से, है ना, सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि एक सोप बबल जो होता है उसके पी इन भी होता है और उसके बाहर प्रेशर होता है पी आउट। पी आउट जो होता है वो कौन सा होता है? वो तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट होता है। और इन दोनों में से पी इन ज़्यादा होता है और पी आउट कम होता है। पी इन ज़्यादा होता है तभी तो वो फैल जाता है। तो इन दोनों का जो माइनस करके आता है पी इन माइनस पी आउट, वही तो अपने पास एक्सेस प्रेशर होता है। वही अपने पास क्या होता है? एक्सेस प्रेशर, जिसका फॉर्मूला 40/R होता है। सो बबल के केस में क्या होता है? 40/R। तो अपने को पता है जो पी एक्सेस प्रेशर है वो अपने पास है 4T/R, यानी एक्सेस प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो पहले मैं एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूँ। बताओ ज़रा, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू लिखोगे फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट के लिए एक्सेस प्रेशर, तो वो क्या 1.01 -1 कर दोगे। ये भी 1.01 ATM है और ये 1 ATM है ना। तो इनसाइड माइनस आउटसाइड कर दिया तो एक्सेस आ गया, यानी 0.01 ATM आ गया। ऐसे P2 के लिए सॉल्व करोगे एक्सेस प्रेशर तो 1.02 -1 कर दोगे, यानी वो बेटा आ जाएगा 0.02 ATM। अब तुम्हारे पास एक्सेस प्रेशर का रेशो आ चुका है, तो अब ज़रा बता दो P1/P2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1/2, और जो रेडियस है वो इन्वर्स में है बेटा ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा R2/R1 के। तो बेटा रेडियस का रेशो आ चुका है और वॉल्यूम का रेशो अपने को पता करना है, तो V1/V2 तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू अगर तुम लिखो तो R1/R2 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो V1/V2 बता दो कितना लिखोगे, सॉरी R1/R2 अपने पास आ जाएगी 2/1। कितनी आ जाएगी? 2/1 ना, उल्टा हो जाएगा ना। तो बेटा V1/V2 वो R³ के प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? R³ के। स्फेरिकल शेप है ना, तो क्या आंसर लिखेंगे? R1/R2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 8/1। तो आंसर आ गया बेटा 8/1।